नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के मनोहर लाल टेकरीवाल कॉलेज में इतिहास विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज अपने इस ई लर्निंग कक्षा में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित सिंधु नदी घाटी सभ्यता के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सिंधु नदी घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। यह सिंधु नदी के मैदानी भागों में फैले होने के कारण सिंधु नदी घाटी सभ्यता के रूप में भी प्रसिद्ध है। हड़प्पा नामक जगह से इसका उत्खनन होने के कारण यह हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। कांस्य का प्रयोग करने के कारण यह कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। मतलब भारत में इसे इतिहास में हम इसे अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो आज अपने इस ई लर्निंग कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे कि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता की क्या देने रही है। देन का मतलब हुआ कि इसकी कौन सी विशेषता रही है जो बाद के परवर्ती कालों में भी लोगों ने इसे अपनाया, इसकी उन विशेषताओं को जिंदा रखा, या वे विशेषताएं आज के दौर में भी देखने को मिलती है। दूसरे लोगों ने इस सभ्यता के लोगों से क्या सीखा, इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोगों का यह विषय BN मंडल विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह उनके पाठ्यक्रम में शामिल है। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में यह शामिल है। इसके साथ साथ स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि सिंधु सभ्यता से संबंधित चर्चा फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर CC सेकेंड में भी हुई है। उन्हें भी यह जानना ज़रूरी है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह हमारे स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी है, समान रूप से उपयोगी है। यह सभ्यता अपने पूर्ण उत्कर्ष काल में 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व तक विद्यमान रही। यह उत्कर्ष काल मैं कह रहा हूँ, न कि सभ्यता का काल। मतलब इसका जो नगरीय स्वरूप की विशेषता हम लोग पाते हैं वो 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व तक की अवधि में ये अपने नगरीय विशेषताओं के साथ उपस्थित रही। इसका विस्तार काफ़ी बड़े क्षेत्र में हुआ था। यह जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक वर्तमान में, और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत तक इसका फैलाव था। मतलब यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी। हम लोग अपने इस ई लर्निंग कक्षा में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं थी जो उसके बाद के काल में भी देखी गई, या उसके बाद के काल के लोगों ने भी उन विशेषताओं को सीखा, अपनाया और उसे ग्रहण किया। तो सिंधु सभ्यता की देन काफ़ी उल्लेखनीय रही। मतलब यह सभ्यता अपने उत्कर्ष काल में काफ़ी मजबूती के साथ उपलब्ध रही। मजबूती के साथ कहने का अर्थ है कि इसकी बहुत सारी विशेषताओं को बाद के लोगों ने अपनाया। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि इसकी नगरीय विशेषताएं, बाद में जब द्वितीय नगरीकरण का दौर देखते हैं तो उस समय भी देखते हैं कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग शुरू होता है, या आंगन में कुएं का प्रयोग, या साफ़ सफाई का इस्तेमाल, या तालाब वगैरह की पूजा, जल की पूजा,
किसी शहर में कुएं तालाब का विशेष रूप से धार्मिक महत्व जो सिंधु सभ्यता के लोगों ने दिया, वही बाद के कालों में भी वर्तमान में भी हम देखते हैं कि उन विशेषताओं को हम अपनाते हैं। तालाब के किनारे पूजा, धार्मिक क्रियाक्रम किए जाते हैं, धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं। जल का महत्व है। इसी प्रकार सड़कों का विन्यास, सहायक गलियों का विन्यास, मकानों की बनावट, जिन रूपों में सिंधु सभ्यता के निवासियों ने अपनाया, वह बाद में भी आज भी भारत के गांवों में इस तरह के बहुत सारे मकान मिल जाएंगे जो सिंधु सभ्यता के मकानों से मेल खाते हैं, उससे मिलते जुलते हैं। नगरों को घेर कर दुर्गीकृत करके बनाने की परंपरा, बाद में भी भारतीय इतिहास में अनेक नगरों को देखते हैं जिन्हें बाउंड्री वॉल से घेरा गया, दुर्गीकृत किया गया, बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए, सुरक्षा के लिहाज से उसे घेर कर बनाया गया। नगर का कुछ केंद्र जो महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो धनी या प्रभावशाली लोगों के लिए या शासक वर्गों के लिए सुरक्षित था, और बाकी जो था वो सामान्य जन के लिए था। इस तरह की विशेषताएं भी नगरों में पाई जाती है, भारतीय नगरों में पाई जाती है। तो नगरीय विशेषताएं, नगरीय स्वरूप जो है, नगर प्रबंधन, ये मौर्यकालीन, गुप्तकालीन नगरीय प्रशासन में भी ढूंढे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। इस तरह की शासन व्यवस्था, इस तरह के चीज़ों को आसानी से पाया जा सकता है। इसके अलावा कृषि और पशुपालन संबंधी निरंतरता भी परवर्ती कालों के लोगों ने अपनाया। जैसे जो फसल हड़प्पाई लोगों ने अपनाया था, गेहूँ, जौ, तिल, बाजरा, कपास आदि चीज़ों की जानकारी थी, वे चीज़ें बाद के लोगों ने भी अपनाया, उन फसलों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी प्रकार पालतू जानवर, पशुपालन के लिए भेड़, बकरी, बैल, हाथी, ये सारी चीज़ें सिंधु सभ्यता के लोग इनसे परिचित थे, और बाद के लोगों ने भी परवर्ती कालों में भी इन चीज़ों की निरंतरता कायम रही। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में जो संपर्क सिंधु सभ्यता के लोगों ने किए थे, स्थापित किए थे, खासकर मिस्र, मेसोपोटामिया, बहरीन आदि देशों से, परवर्ती कालों में भी वे जारी रहे। व्यापार के लिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने नाव और बैलगाड़ियों का प्रयोग किया, जो आगे चलकर भी वैदिक काल से लेकर परवर्ती कालों में भी इन साधनों की उपयोगिता कायम रहती है। इस सभ्यता के लोगों ने जो मानक बाट और माप प्रणाली, 16 के गुणक पर इनका माप प्रणाली आधारित था, यही प्रणाली भारत में निरंतर जारी रही। आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 या उसके गुणक वाले माप प्रणाली प्रचलित हैं। बाट और माप की प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वही जारी है जो सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपनाया था। इसी प्रकार कला संस्कृति के क्षेत्र में भी देखें, कला एवं तकनीक के क्षेत्र में मूर्ति निर्माण के लिए उन लोगों ने वैक्स मेथड का इस्तेमाल किया था, मतलब द्रवीकृत मोम विधि का इस्तेमाल किया था। बाद में चोलों के द्वारा भी पाल काल में भी देखते हैं मूर्ति निर्माण की इस प्रणाली को, इस पद्धति को अपनाया गया है। कांसा निर्माण पद्धति जो उस दौर में थी वो आज तक चली आ रही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति नृत्य और संगीत में अभिरुचि को प्रदर्शित करती है, जो बाद के भारतीय संस्कृति में भी देखी जा सकती है। नटराज की मूर्ति आज भी भारतीय संगीत का, कला का उद्गम स्रोत मानी जाती है। प्रथम गुरु शिव ही माने जाते हैं। जो सिंधु सभ्यता में जिसका प्रमाण मिला वो आज भी वो मान्यताएं प्रचलित है। इसी प्रकार आभूषण, लेप, काजल, लिपस्टिक आदि जो हड़प्पा सभ्यता में चल रही थी, आज भी वो चलती आ रही है। इसी प्रकार देखते हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता से लोथल से एक मृद्भांड मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानियों का छाप है। जैसे डाल पर एक चिड़िया बैठी हुई और नीचे लोमड़ी खड़ी है। बाद में ये कहानी हम लोग
पंचतंत्र की कहानियों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार चतुर लोमड़ी ने कौवे के मुंह से रोटी को छीना था। तो इस तरह की कहानियाँ फोटो के आधार पर सिंधु सभ्यता के काल से भी इसका तारतम्य जोड़ा जा सकता है कि उस समय के जो परंपराएं थी, जो कथा कहानियाँ थी, जो मिथक थे, वो सारे विश्वास उसी रूप में चले आ रहे थे। आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी, खासकर धार्मिक क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं, जैसे हड़प्पा से जो योगी की मूर्ति मिली है, जो योग मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है, वर्तमान में जो भारत में योग है या योग शास्त्र की शुरुआत हुई, पतंजलि का योग शास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, या वर्तमान में जो योग के आधार सूत्र हैं वो भी उसी रूप में चलते आ रहे हैं। पशुपति शिव की मूर्ति जो बाद में शैव पूजा के रूप में, शिव पूजा के रूप में प्रसिद्ध हुई, सिंधु सभ्यता की ही देन है। लिंग और योनि की पूजा, धार्मिक विश्वास जो आज भी हमारे धर्म के सबसे मजबूत आस्थाओं में से है, सबसे महत्वपूर्ण विधि विधानों में से है, वो सिंधु सभ्यता के लोगों की ही देन है। इसी प्रकार नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, सप्त देवियों की पूजा, ये सभी सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में प्रचलित थी, जो आज भी भारत में धार्मिक विश्वास का आधार है। समाधान की पद्धति, दफनाने और दाह कर्म के प्रमाण भी सिंधु सभ्यता और वर्तमान में एक ही से लगते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि बहुत सारी विशेषताएं सिंधु सभ्यता के काल से ही चली आ रही है, जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता के देन कह सकते हैं। धार्मिक विश्वास, कला संस्कृति, सामाजिक स्वरूप, नगरीय जीवन, कृषि और पशुपालन संबंधी विशेषताएं, यातायात के साधनों के रूप में जो प्रयोग चल रहे थे, जो उपयोग में लाए जा रहे थे साधन, वही साधन आज भी मौजूद हैं। यह सिंधु सभ्यता की निरंतरता को ही दर्शाता है, सिंधु सभ्यता के दिन को ही दर्शाता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगले दिन फिर हम लोग नए टॉपिक पर चर्चा के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।